नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। जींद पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। करोड़ों की विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने धन्यवाद विकास रैली में की शिरकत। पूर्व उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम जी की जयंती। सीएम नायब सैनी ने किया नमन। कहा उनका जीवन सामाजिक न्याय के लिए प्रेरणा। क्रॉस वोटिंग का मामला निर्णायक मोड़ पर। राव नरेंद्र का बागियों को लेकर सख्त रुख। कहा कतई बर्दाश्त नहीं होगी गद्दारी। आलाकमान के फैसले पर टिकी हरियाणा कांग्रेस की नजर। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज जींद दौरे पर पहुंचे। जींद में आज मुख्यमंत्री की धन्यवाद विकास रैली आयोजित की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जींद में धन्यवाद विकास रैली में शिरकत की। सीएम नायब सैनी ने इस दौरान मंच से विशाल जनसभा को संबोधित किया। सीएम नायब सैनी ने करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करने के बाद प्रदेश के विकास, नई योजनाओं और भविष्य की रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की। हमारे कार्यकाल में 11 वर्षों के अंदर 1,80,000 नौकरी हमने दी है। अगर मैं जींद की बात करूं, जींद के अंदर हमारी सरकार ने साथियों 11 वर्षों में 15,000 युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची के नौकरी देने का काम किया है। आज एक भी गांव, एक भी वार्ड साथियों ऐसा नहीं है जहां से हमारे 20, 30, 50, 100, 200 बच्चे ना लगे हों। उनको लगाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, हमने जींद के नागरिक अस्पताल को 200 बिस्तर का अतिरिक्त जो भवन बनाने का काम किया है, उसके ऊपर साथियों 16 करोड़ रुपया हमने खर्च किया है। और पुरानी कॉलोनियों में पेयजल और सीवरेज जैसी मूलभूत सुविधाओं के ऊपर हमने 32 करोड़ 68 लाख रुपए की राशि खर्च करके आप तक स्वच्छ जल पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, पांडु पिंडारा गांव के नजदीक 32 करोड़ रुपए की लागत से साथियों हमने नए बस अड्डे का निर्माण भी वहां पर किया है। और जींद पानीपत रेलवे लाइन पर यूआरबी का निर्माण 18 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से ये किया गया है। जींद में 13 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत से एक 10 MLD मलजल उपचार संयंत्र स्थापित किया गया है। साथियों, इसी प्रकार जींद भिवानी रोड से जींद हांसी रोड तक बाईपास का निर्माण 12 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से किया गया है। जींद के सेक्टर 9 में 132 kV स्टेशन की स्थापना 12 करोड़ रुपए की लागत से ये की गई है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय में छत्रपति शिवाजी छात्रावास का निर्माण 11 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से जिसका आज उद्घाटन किया गया है, उसका भी निर्माण किया गया है। और इसी प्रकार मुझे खुशी है कि जींद के सेक्टर 9 से 5 में 5 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से एक जिमखाना क्लब भी यहाँ बनाया गया है। कंडेला व रूपगढ़ गांव में 9 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से जींद डिस्ट्रीब्यूटर नंबर 5 का जीर्णोद्धार भी करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और मुहाना रजवाहा पुनर्निर्माण 9 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से ये किया गया है। बक्का चौक से निरंजन तक 7 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से 4 लेन सड़क का निर्माण भी ये किया गया है। जींद में 6 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से लोक निर्माण विभाग का रेस्ट हाउस का निर्माण भी करवाया गया है। साथियों, सफीदो रोड पर अटल पार्क का निर्माण 5 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से किया गया है। साथियों, इसी प्रकार ITI भवन का निर्माण 4 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत से किया गया है। जींद के सेक्टर 9 में स्विमिंग पूल
का निर्माण 3,89,00,000 रुपए की लागत से किया गया है। इगरा गांव में जलघर का निर्माण 3,39,00,000 रुपए की लागत से किया गया है। जींद की सब्जी मंडी से पश्चिमी यमुना नहर बाईपास तक सड़क को 2,30,00,000 रुपए की लागत से चौड़ा किया गया है। साथियों, हमारी सरकार ये नॉन स्टॉप कामों को लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आज देश भर में आधुनिक भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष और पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम जी की 118वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने भी पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम जी की जयंती पर उन्हें नमन किया। सीएम नैब सैनी ने कहा कि महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, धर्मांतरण के विरोधी और विभाजनकारी शक्तियों को डटकर सामना करने वाले सामाजिक न्याय के योद्धा पूर्व प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम जी को उनकी जयंती पर शत-शत नमन। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के साथ साथ समाज में व्याप्त असमानता और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आजीवन संघर्ष किया। उनका जीवन सामाजिक न्याय के लिए एक प्रेरणा बना रहेगा। हरियाणा कांग्रेस में राज्यसभा चुनाव के दौरान हुई कथित क्रॉस वोटिंग का मामला अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। पार्टी के भीतर मची सियासी हलचल के बीच हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुशासन समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर उसे पार्टी आलाकमान को भेज दिया है। इस बीच प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने बागी तेवर दिखाने वालों को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाते हुए साफ शब्दों में कहा है कि कांग्रेस के गद्दारों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। पार्टी में अनुशासनहीनता और गद्दारी कतई बर्दाश्त नहीं होगी। राव नरेंद्र के इस बयान ने साफ कर दिया है कि प्रदेश कांग्रेस अब इस पूरे प्रकरण को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। पार्टी नेतृत्व इसे केवल क्रॉस वोटिंग का मामला नहीं बल्कि संगठन के भीतर निष्ठा, अनुशासन, राजनीतिक प्रतिबद्धता की कसौटी के रूप में देख रही है। अब अंतिम निर्णय पार्टी आलाकमान के स्तर पर होगा। अब इसे पूरे घटनाक्रम पर हरियाणा कांग्रेस की ही नहीं बल्कि प्रदेश की सियासत की भी नजरें टिकरी हुई हैं और अगर पार्टी आलाकमान इस रिपोर्ट के आधार पर कोई बड़ा फैसला लेता है तो उसका असर न केवल आरोपित विधायकों के राजनीतिक भविष्य पर पड़ेगा बल्कि हरियाणा कांग्रेस की अंदरूनी शक्ति संतुलन पर भी दूरगामी प्रभाव देखने को मिल सकता है। भ्रष्टाचार के मामले में हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम के डीएफएससी अशोक रावत को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा रिश्वत मांगने के आरोप में मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद की गई है। जानकारी के मुताबिक रेवाड़ी जिले के गांव निमोट निवासी एक डिपो धारक ने शिकायत दी थी कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में तैनात इंस्पेक्टर जयवीर ने उससे 20,000 रुपए की मांग की है। आरोप है कि यह रकम विभागीय कार्रवाई से राहत देने और डिपो बहाल रखने के नाम पर मांगी गई थी। रिश्वत मांगने का एक ऑडियो भी वायरल हुआ था जिसके बाद मामला और गंभीर हो गया। शिकायत के आधार पर एसीबी ने जांच की और डीएफएससी अशोक रावत और इंस्पेक्टर जयवीर के खिलाफ भ्रष्टाचार सहित विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की। बताया जा रहा है कि अशोक रावत इससे पहले करीब 7.5 साल तक रेवाड़ी में डीएफएससी के पद पर तैनात रहे और मुकदमा दर्ज होने के बाद सरकार ने अशोक रावत को निलंबित कर दिया है। वही मामले की जांच अभी जारी है और विभागीय स्तर पर भी आगे की कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। गुलाची का शहर में उस समय हड़का मच गया जब नकाबपोश बदमाशों ने एक मोबाइल की दुकान पर फायरिंग कर दी। बदमाशों ने दुकान के बाहर पहुंचकर 2 राउंड फायर किए और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही चीका थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आसपास के क्षेत्र में जांच शुरू कर दी गई। पुलिस ने दुकान और आसपास के क्षेत्रों का मुआयना किया और घटनास्थल से सबूत जुटाने की कार्रवाई की। फायरिंग की घटना के बाद सीआईए की टीमों को भी मौके पर बुलाया गया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है ताकि बदमाशों की पहचान की जा सके। प्रारंभिक जांच में माना जा रहा है कि बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने या डराने की नीयत से आए थे। मामले को लेकर डीएसपी कुलदीप बेनीवाल ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीमें सक्रिय कर दी गई। जिले भर में नाकाबंदी कर दी गई है और संदिग्ध वाहनों की जांच की जा रही है और उन्होंने कहा कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने पीजीआई रोहतक का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें कई खामियां मिली। उन्होंने अधिकारियों को सभी खामियों को दूर करने के निर्देश दिए। दवाइयों की उपलब्धता को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने सख्ती दिखाई। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा कि पीजीआई के लिए सरकार की ओर से 540 दवाइयां भेजी जाती हैं, लेकिन पीजीआई में जांच की गई तो चीफ फार्मासिस्ट ने कहा कि उसके पास 200 दवाइयां ही हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बाकी दवाइयां क्यों नहीं पहुंच सकी, इसको लेकर जांच कराई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने सबसे पहले ब्लड जांच स्थल का निरीक्षण किया। यहां मरीजों की लंबी लाइन लगी हुई थी। स्वास्थ्य मंत्री ने जब कमरे में जाकर देखा तो एक ही कर्मचारी ब्लड सैंपल लेने के लिए तैनात था, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को ब्लड सैंपल में सुविधाओं का इजाफा करने के निर्देश दिए।
करनाल में गेहूं खरीद सीजन के बीच आज रविवार को हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने जिले भर की विभिन्न अनाज मंडियों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कृषि मंत्री ने कहा कि इस बार किसानों को प्रदेश की मंडियों में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। 48 घंटे में उनके पैसे उनके खाते में पहुंच जाएंगे। प्रदेश के सभी मंत्री अप्रैल और कुछ दिन मई महीने में जमीनी स्तर पर रहकर किसानों के बीच में रहेंगे ताकि किसानों को कोई भी दिक्कत ना हो। कृषि मंत्री ने कहा कि लेकिन पिछले अनुभव को देखते हुए हमने सिस्टम को थोड़ा पारदर्शी करने की कोशिश की है ताकि कोई दिक्कत किसानों को ना हो। कृषि मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी के निर्देश है कि सभी विधायक अपने विधानसभा में और जो मंत्री हैं वह सब अप्रैल के महीने में और कुछ दिन मई महीने में सारे फील्ड में रहेंगे और किसानों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत आने नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी किसान को कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं गेहूं खरीद के दौरान मंडियों में ही रहूंगा और किसी को अगर कोई परेशानी होगी तो वह मुझसे आकर सीधा मिल सकता है। हमारा सीजन है ये साड़ी का और ये सीजन सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। किसान के लिए उसकी फसल उठती है साड़ी की और साथ में पशुओं के लिए चारा भी भूसा भी तैयार करता है और लावणी करते हैं। हर आदमी पूरे साल का खर्चा इस सीजन में करता है, लेकिन बफर स्टॉक सरकार के भी हम इस सीजन में गेहूं का भरते हैं। देश में अनाज की कमी ना हो तो ये सीजन की पूरी तैयारी करते हैं। लेकिन पिछले अनुभव को देखते हुए इस बार हमने सिस्टम को थोड़ा सा पारदर्शी करने की कोशिश की भी कोई दिक्कत किसान को ना आए। उसका गेट पास कट जाएगा, ट्रैक्टर आ जाएगा, कोई आ जाए नंबर वाला आ जाए, बिना नंबर वाला आ जाए। पहले भी ट्रैक्टर आते हैं मंडी में, उसका गेट पास कटने के बाद उसकी आड़ती के पास आके सफाई हो जाएगी। तो उसके जैसे खुलेगा, जैसे बोली होगी, उस टाइम उसके सारे अधूरे काम भी पूरे हो जाएंगे। जितने भी काम है सरकार के पूरे हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ लिफ्टिंग का सिस्टम जो है उस पर ज्यादा ध्यान है, क्योंकि लिफ्टिंग जितनी जल्दी होगी, लिफ्टिंग के बाद 48 घंटे के बाद किसान के खाते में पैसे आते हैं। तो हमारा इंटरेस्ट है भी लिफ्टिंग भी सही टाइम पे हो और उसमें किसान का पैसा उसके खाते में जल्दी जाए, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम जाके हर जगह बार करने की बात पूछते हैं मंडी के सेक्रेटरी साहब से, जिस एजेंसी ने यहाँ परचेज करने हैं उनके अधिकारियों से बात करते हैं और जिसने टेंडर लिया लिफ्टिंग का उससे भी बात करते हैं। कोई वेरिफिकेशन में कहीं कोई खेत रह गया हो, उसको खेत को वेरिफिकेशन करने के लिए तहसीलदार साहबान से भी बात करते हैं। सबसे बात करके पूरी तैयारी करते हैं। मुख्यमंत्री जी का आदेश है हर विधायक अपने विधानसभा में जो मंत्री है जितने भी, वो सब अप्रैल के महीने में और कुछ दिन मई के, तो हम सारे फील्ड में रहेंगे। जो दिक्कत आएगी उसको दूर करने की कोशिश। कैथल के युवा विधायक आदित्य सुरजेवाला ने युवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ने और उनके रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में एक बेहतरीन और अनूठी पहल की है। वधमानी फाउंडेशन के सहयोग से कैथल के युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से AILSM एवं रोजगार मुखी कौशल की फ्री ट्रेनिंग प्रदान की गई। समारोह में विधायक आदित्य सुरजेवाला ने सफलतापूर्वक ट्रेनिंग पूरी करने वाले 450 युवाओं को सर्टिफिकेट सौंपे। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।